यहाँ काठमांडू में बरसात हो रही है। डर इस बात का है कि उन पहाड़ी इलाकों में जहां राहत बचाव कार्य चल रहा है, अगर वहां भी बारिश तेज होती रही तो उनमें मुश्किलें आएंगी। सूरज डूबने के बाद हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। हमारे सहयोगी पंकज दास हमारे साथ रुक रहे हैं, जुड़ रहे हैं सीधे। पंकज, जिन इलाकों में हम आज जाकर के आंखों से वो देखा है, 2015 का मंजर याद आता है। राहत बचाव कार्य की कोई समय सीमा तय की गई है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये 14-15 जहाज तो बिल्कुल कम पड़ने वाले हैं। दूसरा, सड़क मार्ग से रुसवो जाने का जो रास्ता है वो खुलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या कोई प्लान बी है सरकार के पास? कोई योजना नजर आ रही है कि जो स्केल पर इवैक्यूएशन होना है उसमें रफ्तार लाया जा सके? अभी बिल्कुल देखिए, जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की बात है वो उसकी टाइम लिमिट है और चूंकि लैंडिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही है। आप खुद वहाँ स्पॉट पर है, आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंचे जो मलबे हैं नदियों में वो वहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसी भी तरह से रेस्क्यू करना काफी मुश्किल है। और कुछ जगहों पर सरकार जो है वो एक्सकावेटर के साथ वहाँ पे पहुंचाया गया एक्सकावेटर को, ताकि जो नदी के किनारे का कुछ अगर संभव हो तो वहां पर सड़क जैसा बनाया जा सके, ताकि जो रेस्क्यू के लिए गाड़ी है, एम्बुलेंस है, इन सब चीजों को या राहत सामग्री इन सब चीजों को पहुंचाया जा सके। इसमें किसी भी तरह का प्लान भी कोई काम नहीं करता, क्योंकि कुदरत का कहर इस तरह का है, इस तरह का मंजर वहां पर है कि लोगों के सामने, सरकार के सामने कोई विकल्प इस समय बचा नहीं है। जो भी थोड़े बहुत विकल्प सरकार को जहां से भी दिखाई दे रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है, उस तरह से सरकार बिल्कुल इसमें लगी हुई है कि किसी तरह से रसुआ के सबसे प्रभावित इलाकों में पहुंचा जा सके। दरअसल यहाँ चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत मुश्किल हो चुकी है। आप समझिए कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं बल्कि काठमांडू में जहां मैं हूं, यहाँ पर भी नेटवर्क को लेकर के कनेक्टिविटी की दिक्कत है। ऊपर से उन पहाड़ी इलाकों पर सड़कों को दुरुस्त करना, उसी के साथ साथ बिजली। ओ माय गॉड यार, नेपाल में तबाही की तस्वीरें भयानक हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम गया और नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में उसके सबसे हमदर्द पड़ोसी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ वाली आपदा के कुछ घंटों के भीतर ही भारत ने आनन फानन में मदद पहुंचा दी। पहली खेप के रूप में दवाएं और राशन समेत मदद के रूप में पहली 10 टन की खेप काठमांडू पहुंच भी गई। अब तक 47 टन से ज्यादा मदद नेपाल को पहुंच चुकी है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ भारत सरकार खड़ी है और भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पहल की है कि हमारे नेपाल के पीड़ित भाइयों और बहनों की हम मदद करें, सहयोग करें। पीड़ित मानवता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इधर नेपाल की त्रासदी से बिहार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकि नगर और बेतिया मोतिहारी इलाकों में स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने हवाई सर्वे किया। लेकिन पानी आते आते गंडक बराज पर जो अधिकतम जल स्राव अभी तक गया है वो भी 1,10,12,000 और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 1,04,000 का डिस्चार्ज है। सुबह में 1,00,000 से भी नीचे आ गया था। तो अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। वैसे ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार के लिए फिलहाल राहत है। बिहार की सरकार कह रही है कि वो अलर्ट मोड पर है। जहां जहां भी ज्यादा पानी की आशंका है वहां नजर रखी जा रही है और स्थिति कंट्रोल में है। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने के लिए। माना जा रहा था कि गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, मगर शुक्र है यहाँ भी राहत है। जिस तरीके की तबाही कल देखने को मिली थी नेपाल में, उसके बाद इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि वो जो पानी है पूरा वो कहीं ना कहीं बिहार ही आएगा और गंडक बराज के ज़रिए वो बिहार प्रवेश करेगा। लेकिन एक तरीके से कहें तो अच्छी बात ये रही कि
जिस रफ्तार में और जितना पानी उस वक्त नेपाल से आ रहा था उतना पानी बिहार तक नहीं पहुंचा। शुक्र है कि बिहार पर बाढ़ का कोई संकट नहीं आया। रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।